रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। Hello and you are listening Radio Ipsa 91.2 FM जो कहे दिल की बात and this is your RJ Falak on the show किस्सा गोई। जैसा कि मेरे लिसनर्स को पता है कि ये जो शो है उसमें उन्हें सुनने मिलती है बहुत सारी कहानियां, मैं उनके लिए लेकर आती हूँ ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग सी कहानियां और साथ में हमारे साथ हमारे शो पर आते हैं स्टोरी टेलर्स जो सुनाते हैं आपको कहानियां। ऐसा ही कुछ लेकर वापस आपके RJ Falak इस शो पर आ गई। आज भी हमारे साथ होंगे स्टोरी टेलर जो सुनाएंगे आपको कहानियां। तो अगर आपको सुनना है वो कहानी तो बिल्कुल आपको बने रहना पड़ेगा इस शो पर जिसका नाम है किस्सा गोई विद मी और RJ Falak ओनली ऑन रेडियो इप्सा 91.2 FM जो कहे दिल की बात। रेडियो इप्सा। माय डियर लिसनर्स, मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ हमारे शो पर आई है सारिका गुप्ता मैम जो कि एक एडवोकेट है और आज वो आपको सुनाने वाली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी और उस कहानी का नाम है एक और कहानी। तो अब क्या है इस कहानी में ये तो बिल्कुल हमें तभी पता चलेगा जब हम उनकी ये कहानी सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं उनकी ये कहानी। उसकी कविता पढ़कर मैं हैरान थी। 2 बार पूछा उससे, सच में तूने ही लिखी है? हाँ, मैंने ही लिखी है। ये कहते हुए उसने झट से मेरे हाथ से अपनी डायरी ले ली। मैं हैरत से उसकी ओर देखती रही। 20-22 साल का लड़का, इतना चंचल, इतना शरारती और इतनी गंभीर कविता। मैं तपाक से बोली, कहाँ दिल तुड़वा कर आया है? वो कुछ न बोला। डायरी बंद की, उसे एक महफूज दराज में रखा और मुस्कुराकर चला गया। टूटे दिल से मुस्कुराने का शऊर तो कोई इन लड़कों से सीखे। टूटे टूटे ही फिरा करते हैं महफिलों में, ठहाके लगाते, जाम छलकाते, आवारा कहलाते, मगर बंद कमरों में बिखर जाते होंगे अपने बिखरे कमरों की ही तरह। दिल की दरारों से झांकती होंगी कुछ तस्वीरें, कागज पर उतर आती होंगी कविताएं अनायास ही। टूटे दिलों के जश्न ऐसे ही होते हैं और इस जश्न की आहट मैं सुन पा रही थी। वो चुप चुप सा रहने लगा था। घर वालों की हर बात चुपचाप मान लेता, किसी से भी उलझता न था। जैसे कह रहा हो, उलझने के लिए इस दुनिया में और भी बहुत कुछ है और तुम्हारी ये बातें बेमतलब की हैं। अकेले में कई बार देखा उसे, एकटक किसी और ताकता रहता, छत पर, बालकनी को या यूं ही आकाश के किसी छोर को, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। कौन सी फिल्म चल रही थी इसका मैं सिर्फ अनुमान ही लगा सकती थी। निश्चित तौर पर कुछ भी कह पाना मुश्किल था। पूछने पर हंसकर टाल जाता या कभी कहता, आप नहीं समझोगे। वो गलत भी नहीं था। प्रेम में पड़े हुए हर शख्स को यही लगता है कि उसे कोई दिव्य अनुभव प्राप्त हो गया है और बाकी दुनिया उतनी परिपक्व नहीं है कि उसे समझ सके। दुनिया उसे ब्रेकअप कहकर तमाम दूसरी कहानियों के साथ कतार में खड़ा कर सकती है, जबकि हर प्रेमी के लिए उसकी अपनी कहानी खास होती है। वो अपनी कहानी को आम होते नहीं देख सकता, इसलिए अपनी कहानी हर किसी से नहीं कहता। सुबह जब रमन अखबार लेने आया तो उसकी आंखें लाल थी। उसकी आंखों से कई रज्जगे बह रहे थे। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने बिठाया। वो कुछ पल सिर झुकाए बैठा रहा। मैंने पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाया। एक घुट पानी पीकर वो बोला, मैं ठीक हूं दीदी। खुशी की बात है, मैंने उसके चेहरे पर नजरें घुमाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं उसके मन की दशा समझ रही थी और शायद उसे भी मुझसे गंभीरता की उम्मीद थी। हालांकि मेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं था, ना ही मैं उसकी हम उम्र थी। हॉस्टल छोड़ने के बाद से मैं उसके माता पिता के साथ बतौर पेइंग गेस्ट रह रही थी। फिर जब अखबार में नौकरी लगी तो ऊपर का पूरा फ्लोर मैंने किराए पर ले लिया। लिखने के लिए ये सबसे अच्छी जगह थी। मेरी कई कहानियां इस घर के हर कोने में पसरी हुई थी। इतने सालों में मैं उस घर का एक हिस्सा हो गई थी। उसका नाम ऋषभ से बदलकर रमन भी मैंने ही किया था। कुछ देर तक हम दोनों के बीच एक सन्नाटा पसरा रहा और मैं सवालिया निगाहों से उसकी ओर देखती रही। वो जानता था कि मैं उसे क्यों घूर रही थी। आखिर हार कर वो बोला, आप किसी से बताना नहीं। नहीं, मैं तो आज ही किसी न्यूज़ चैनल पर यह रिपोर्ट कर दूंगी और तेरी कहानी ब्रेकिंग न्यूज़ में चलेगी।
ये सुनकर वो हंस दिया। मैं उसके चेहरे पर नजरें गड़ाए उसके सामने बैठी रही। उसने बताना शुरू किया। वो भोपाल में मिली थी, मेरे हॉस्टल के सामने वाले अपार्टमेंट में रहती थी। तब भोपाल मेरे लिए एकदम नया शहर था। मुझे घर की याद भी बहुत आती थी। कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। रह रहकर घर आने को मन करता था। हॉस्टल के लड़कों से भी मेरी ज़्यादा दोस्ती नहीं थी। मन बहलाने के लिए मैं अक्सर हॉस्टल की छत पर चला जाता था। कभी आसमान में नाचती पतंगों को देखता तो कभी बिजली के उलझे तारों को ताकते हुए मैं खुद ही उलझ जाता था। एक दिन छत पर टहलते हुए मेरी नजरें उस पर ठहरी तो बस ठहर ही गई। अपने फ्लैट की बालकनी से वो किसी को पुकार रही थी। आवाज इतनी मीठी कि उस पुकार में भी जैसे कोई सुरीला गीत बज रहा था। उसे देखकर, उसकी आवाज सुनकर न जाने क्यों मेरे भीतर तरंगे उठने लगी। अचानक सब कुछ अच्छा अच्छा सा लगने लगा। वो लगातार किसी को पुकारे जा रही थी। मैंने उसके सुर में सुर मिलाते हुए उसकी मदद करनी चाहिए। उसके साथ मैं भी पुकारने लगा, मकरंद मकरंद। उसने मुझे घूर कर देखा। मैंने हंसकर हाथ हिलाया। वो मुंह बिचकाकर भीतर चली गई। मैं बहुत देर तक मुस्कुराता रहा और पागलों की तरह आईने के सामने मकरंद मकरंद पुकारता रहा। उस दिन मैं बहुत दिनों बाद मुस्कुराया था, लेकिन ऐसा लगा जैसे इससे पहले मैं इस तरह कभी नहीं मुस्कुराया। उसके बाद जब भी वो किसी को पुकारती, मैं अपने कमरे की बालकनी से उसे ताकने लगता। मैं कुछ भी न बोलता, तब भी वो मुझे घूर कर देखती। मैं हंसकर हाथ हिलाता, वो मुंह बिचकाकर भीतर चली जाती। कभी कभी तो लगता था कि वो किसी और का नाम लेकर मुझे ही पुकार रही है। एक दिन जब उसने किसी को पुकारा तो मैं बालकनी में नहीं था, बल्कि छत से छुपकर उसे देख रहा था। उसने सरसरी तौर पर मेरे कमरे की बालकनी की ओर देखा। मैं नजर नहीं आया तो वो कुछ मायूस सी हो गई, जैसे वो मुझे ही पुकार रही थी और मैं नहीं आया। मैं अचानक छत पर प्रकट हो गया। उसने ऊपर देखा तो वो हंस पड़ी, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। इसी तरह कई महीने बीत गए थे, लेकिन अब तक हम एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते थे। मैं हैरान था कि सड़क के उस पार बनी एक इमारत में रहने वाली एक अनजान लड़की, जिसका मैं नाम भी नहीं जानता, उसकी वजह से एक अजनबी शहर मुझे अपना सा लगने लगा था। हर सुबह सफेद चूड़ीदार और घेरदार पीली कुर्ती के साथ सफेद दुपट्टा ओढ़े, छोटा सा बैग लिए वो अपनी साइकिल से कहीं चली जाती थी। देर से जागने के कारण मैं उसे सिर्फ आते हुए ही देख पाता था। उसे जाते हुए देखने के लिए मैं हर रोज जल्दी उठने की कोशिश करता, मगर वो उससे पहले जा चुकी होती थी। फिर एक दिन मेरी कोशिश कामयाब हुई। मैं जल्दी उठकर सुबह 5 बजे से ही बालकनी में टहलने लगा। करीब 1 घंटा मैं उसके घर पर नजरें जमाए टहलता रहा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। मैं निराश होकर बालकनी में कुर्सी डालकर बैठ गया। सोच रहा था, या खुदा, ये तो आधी रात से ही तफरी पर निकल जाती है, कैसे मिलूंगा इससे। और तभी वो मुझे घर से निकलते हुए दिखाई दी। मैं कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। लग रहा था बालकनी से ही कूद जाऊं। फिर सोचा, जान है तो जहान है, सीढ़ियों से ही जाया जाए। नीचे जाकर मैं फटाफट अपनी साइकिल से उसके पीछे हो लिया। बालकनी में दूर से होने वाली मुलाकातों ने मुझे इतना साहस दे दिया था कि मैं उससे आगे जाकर उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। मन में थोड़ा डर भी था, कुछ भी हो सकता था। राह चलते लोग मेरी पिटाई भी कर सकते थे। फिर भी मैं हिम्मत के साथ डटा रहा। मेरे पास आकर उसने अपनी साइकिल टिकाई और खूब जोर से हंसी, जिसे वो पहले से जानती हो कि मैं कई दिनों से जल्दी उठने की कोशिश कर रहा हूं और आज जाकर कामयाब हुआ हूं। अब कि मुझे थोड़ा संकोच महसूस हुआ, मैं झिझक के साथ हल्का सा मुस्कुराया। पहली बार मैंने उसे इतने करीब से देखा था। सांवला रंग, तीखे नैन नक्श, माथे पर दशमलव सी मरून बिंदी, कानों में छोटी छोटी बालियां, सलीके से गुथी हुई मोटी सी चोटी, सब कुछ कितना सूट करता था उसे। कुछ पल उसे ताकते रहने के बाद मैंने कहा, मैं रमन, तुम्हारा नाम क्या है? अवंतिका,
उसने कहा। मैं एक पल को उसके नाम में खो सा गया था। फिर संभलते हुए बोला, रोज इतनी सुबह कहाँ चली जाती हो तुम? कथक क्लास। ओह, तुम साउथ इंडियन हो? नहीं तो क्यों? नहीं, दिखती हो, तुम किसी साउथ इंडियन एक्ट्रेस की तरह दिखती हो। वो हंसने लगी, फिर लेट हो रही हूं कहकर चली गई। मैं वापस हॉस्टल लौट आया। मैं किसी जोगी की तरह उसके ध्यान में डूबा हुआ था। मेरे दिलो दिमाग में उसका नाम गूंजने लगा, अवंतिका, अवंतिका, अवंतिका। मैं गुम सा हो गया था उसकी आवाज में, उसके किताबी चेहरे में, उसके खूबसूरत नाम में। उसके बाद मैं तकरीबन हर सुबह उससे मिलने लगा। हमें जब भी समय मिलता हम साथ घूमने निकल जाते। झील, पहाड़ियां, मंदिर, म्यूजियम, हर जगह वो मेरे साथ थी। पूरा शहर मैंने उसी की नजर से देखा था। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे, या शायद उससे भी कुछ ज्यादा। लेकिन एक दूसरे से कभी कुछ कहा नहीं था हमने। लेकिन उस अनकहे एहसास को हम दोनों महसूस करते थे। मैं छुट्टियों में जब घर आता तब उसकी याद भी मेरे साथ चली आती। फोन पर हम कम ही बात किया करते थे और मैसेज भी जब बहुत ज़रूरी हो तभी करते थे। वो बहुत डरती थी। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं उसका फ़ोन घर में किसी के हाथ लग गया तो। प्रेम की यही नियति है, वो डर में ही पनपता है और पल्लवित होता है। भीतर के मौसम उसे सहेज कर रखते हैं और बाहरी हवाओं से कुम्हला सा जाता है। मैं अपना प्रेम सहेजना चाहता था, इसलिए उसके डर का पूरा ख्याल रखता था। लेकिन उसके बिना छुट्टियों में घर पर मन नहीं लगता था। मैं छुट्टियों में भी कोई बहाना करके भोपाल चला जाता था। इतना कहकर रमन चुप हो गया। मैं धैर्य के साथ उसे सुन रही थी और उसकी खामोशी भी। उसने गिलास से एक घुट पानी पिया, फिर बताने लगा। इस बार भी मैं कैंपस सिलेक्शन का बहाना कर छुट्टियों में ही घर से हॉस्टल लौट गया था। जाते ही उसे मैसेज किया, आई एम बैक, और बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार करने लगा। बहुत देर तक कोई जवाब नहीं आया। मैं टकटकी लगाए बालकनी में बैठा रहा। मैं कभी फोन को देखता तो कभी उसकी बालकनी को, मगर उसकी आहट के बिना दोनों सुने थे। काफी देर बाद मैंने हिम्मत कर उसे फोन किया। मन ही मन डर रहा था कि कहीं घर में किसी और ने फोन उठा लिया तो। पता नहीं किस नाम से उसने मेरा नंबर सेव किया होगा, मगर उसका फोन भी बंद था। शाम हो चली थी, हॉस्टल खाली था। उसकी बालकनी में अंधेरा पसरा था। मेरा मन बेचैन हो उठा। एक अजीब सा सन्नाटा मेरे भीतर उतर रहा था। इतना अकेला तो मैं कभी नहीं था। रात में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। जो बारिश उस बालकनी से इतनी खूबसूरत लगती थी, अचानक वो डरावनी सी लगने लगी। रात बेहद लंबी और असहनीय हो गई थी। मैं रात भर बारिश का शोर सुनता रहा। कई तरह के ख्याल मन में आते रहे। सुबह फिर आशा भरी नजर से मैं उसकी बालकनी की ओर देखने लगा। बालकनी में रखा तुलसी का पौधा जो कल तक मुरझाया हुआ था, फिर से हरा हो गया। लेकिन वो रात की बारिश का असर था। मुझे यकीन हो गया था कि उसे पानी देने वाला वहां कोई न था। मैं साहस जुटाकर उसके अपार्टमेंट में चला गया। उसके घर ताला लगा था। पड़ोसी से पूछने पर पता चला कि 3 दिन पहले उसकी बड़ी बहन ने सुसाइड कर लिया। वो किसी से प्रेम करती थी, उसी से शादी भी की थी, लेकिन साल भर में ही उसका प्रेम मातम में बदल गया। मैं किसी लुटे हुए राहगीर की तरह वहां से लौट आया। अचानक अवंतिका मुझे अपने से बहुत दूर जाती हुई दिखाई दी। उसके दूर जाने के ख्याल से ही मैं तड़प उठा। लगातार कई दिनों तक मैं उसका फोन ट्राई करता रहा। सारा दिन बालकनी में बैठे उसका इंतजार करता रहा। रात में उठ उठ कर देखता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आ जाए और मुझे पता ही न चले। करीब 1 महीने बाद शाम को करीब 6 बजे एक गाड़ी आकर रुकी। मैंने उसे कार से उतरते हुए देखा। उसे देखते ही मेरी थकी हुई आंखों को आराम मिला। मैंने आंखें बंद कर एक लंबी सांस ली। मन कर रहा था कि वहीं से चीख कर उसे बताऊं कि कब से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा, थक गया हूं अब।
मगर उसका पूरा परिवार उसके साथ था। सो मैं चुपचाप उसे देखता रहा। उसने एक बार नजरें उठाई, मेरी ओर देखा, फिर सबके साथ भीतर चली गई। मैं बेसब्री से उसके बालकनी में आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बालकनी का दरवाजा खुला। झीने पर्दे से भीतर की रोशनी दिखाई दे रही थी, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दी, एक बार भी नहीं। सुबह कथक क्लास भी नहीं गई। उस दिन के बाद से वो मुझे कभी नजर नहीं आई। वो वहां थी भी या नहीं मैं नहीं जानता। मैंने उसे कहीं आते जाते हुए भी नहीं देखा। फाइनल ईयर की परीक्षाएं खत्म होते ही मैंने हॉस्टल छोड़ दिया। मेरा दम घुटने लगा था वहां। वो गली मेरे लिए बंद हो चुकी थी। उस बंद गली की दरारों से रेंगता हुआ मैं बाहर आ गया। एक गुस्सा भी था मन में कि उसने तो कोशिश भी नहीं की मुझसे मिलने की। क्या सचमुच वो इतनी मजबूर होगी? ये कहते हुए रमन फूट फूट कर रोने लगा। अवंतिका का प्रेम, उसकी याद, उसका इंतजार और उसके साथ बिताए पल उसकी आंखों से एक साथ बह रहे थे। मैंने उसे रोने दिया। शायद यही उसका सुकून था। शायद यही वह चाहता था, किसी के सामने अपने प्रेम को याद कर जी भर रो लेना। अवंतिका का प्रेम, उसकी याद, उसका इंतजार और उसके साथ बिताए पल उसकी आंखों से एक साथ बह रहे थे। मैंने उसे रोने दिया। शायद यही उसका सुकून था। शायद यही वो चाहता था, किसी के सामने अपने प्रेम को याद कर जी भर कर रोना चाहता था वो। रमन अपनी कहानी से लौट आया था, लेकिन मैं अब किसी और कहानी में थी। प्रेम कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस किरदार बदल जाते हैं। क्या 20 साल पहले वो लड़का भी इसी तरह रोया होगा जो हर रोज मेरी साइकिल की बास्केट में फूल रखकर जाता था? सो माय डियर लिसनर्स, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी जिसका नाम था एक और कहानी। मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही कुछ लेकर वापस मैं आपके लिए इस शो में आऊँगी और भी स्टोरी टेलर्स हमारे साथ होंगे जो सुनाएंगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानियाँ। सो अगर आपको सुनना ही कहानियाँ तो बिल्कुल आपको बने रहना पड़ेगा इस शो पर जिसका नाम है किस्सा गोई विद मी और आरजे फलक, ओनली ऑन रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। You are listening Radio Ipsa.